वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं आरपी मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस धुआंधार सेशन को एक बार फिर से। और दोस्तों, सब कुछ आई थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट। अभी ऑलरेडी यस, बिल्कुल बिल्कुल। आइए आइए शुरू करते हैं। यस, लेट्स गो। और गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों। आइए, यस। तो हर दिन एक मजेदार सेशन देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। रोज क्वेश्चन खुद लिख के बना रहा हूं दोस्तों। कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ नया, कुछ डेप्थ दी जाए। तो 5-10 क्वेश्चन जीवन कौशल, शिक्षण कौशल से आते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, मैं दोनों का एक मिक्स बना के चल रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि 1-2 दिन में थोड़ा सा कुछ काम धाम चल रहा है दोस्तों, थोड़ा बिजी हूं। बाकी 1-2 दिन में कोशिश कर रहा हूं सुपर टीटी और यूपी टेट की प्रैक्टिस को भी अलग कर दूंगा गाइज। एक बार सब कुछ थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दूंगा। आइए देखते हैं। अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल रोजर्स ने, सिमोन पेपर्ट ने, मैस्लो ने, या फिर स्किनर ने दिया है दोस्तों? आइए देखते हैं। अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत किसकी देन है? ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स की, बी सिमोन पेपर्ट की, सी मैस्लो की, डी स्किनर की। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों। यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सभी को दोस्तों शुभ संध्या, नमस्ते। आइए देखते हैं। यस, राइट। अधिगम का अनुभवजन्य मतलब दोस्तों, अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। यह सिद्धांत किसने दिया है गाइज? कार्ल रोजर्स ने, सिमोन पेपर्ट ने, मैस्लो ने, या फिर आपके दोस्तों स्किनर ने? आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज के मैं आपके आंसर जरूर चेक करना चाहूंगा दोस्तों। गोइंग टू चेक योर आंसर्स गाइज। आपके आंसर्स को एक बार चेक करना चाहूंगा। तो दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों मुझे बड़ा कष्ट होता है। आपने थोड़ा सा या तो लय खो दी है, या तो आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। मैं देख सकता हूं दोस्तों यहाँ से। आई कैन गो थ्रू योर आंसर्स। आप में से काफी लोगों के आंसर दोस्तों आए भी हैं, कुछ लोगों में दोस्तों कंफ्यूजन भी है दोस्तों। अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत कि अधिगम अनुभव का परिणाम होता है, यह सिद्धांत दोस्तों पहले जान ले कि हल्का सा मैं आपको परिचय करा दूं। स्किनर ने दिया है दोस्तों अधिगम का आरएस सिद्धांत। सब लोग बहुत इतनी ज्यादा बारी से चर्चा कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। मॉर्निंग में दोस्तों आज गुथरी भी पढ़ाया था मैंने, तो आप देख रहे हैं लगातार आपको लेक्चर्स भी दे रहा हूं। और दोस्तों मैस्लो मानवतावादी सिद्धांत के जनक हैं। किसके? मानवतावादी सिद्धांत के जनक हैं दोस्तों। और सिमोन पेपर्ट, जैसा मैंने आपको दोस्तों ऑफलाइन क्लास में बताया भी है, ऑनलाइन क्लास में बताया है, सिमोन पेपर्ट जो कि पियाजे के शिष्य थे गाइज, इन्हें अधिगम का निर्माणात्मक, क्या देखेंगे एक बार, इन्हें अधिगम का निर्माणात्मक सिद्धांत देने के लिए जाना जाता है। निर्माणात्मक सिद्धांत देने के लिए जाना जाता है दोस्तों। और यह जरा जरा सोचिए दोस्तों, अगर कोई भी मतलब जरा आप सोचिए कि अगर हम पढ़े दोस्तों कि दोस्तों मान लीजिए मैं कोई भी नया शब्द कि साहब मान लीजिए रॉय एक जानवर है। रॉय, रॉय दोस्तों, आपने कभी रॉय जानवर का नाम सुना नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि रॉय एक जानवर है जिसके 3 लाख पैर होते हैं। 3 लाख पैर होते हैं। तो दोस्तों आप पूरे जीवन भर आपको लगेगा नहीं यार, जानवर के 3 लाख पैर कैसे हो सकते हैं। और दोस्तों आप इसे जीवन में जब तक देख नहीं लेते, आप यही मानेंगे कि सिर्फ यह किताबी कीड़े वाली बात है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है गाइज। तो उसी तरह से यह दोस्तों सिद्धांत दिया है किसने? कार्ल रोजर्स ने दोस्तों। अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया है। उन्होंने कहा अधिगम तभी स्थायी और टिकाऊ होता है जब उसे वास्तविक जीवन का हिस्सा बना दिया जाए। इसलिए एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के जनक माने जाते हैं कार्ल रोजर्स। दोस्तों यही नहीं, कार्ल रोजर्स सपोर्टर थे किसके? मैस्लो के मानवतावाद के। और उनका व्यक्तित्व का जो स्व का सेल्फ थियरी ऑफ पर्सनैलिटी दोस्तों, उसके लिए भी देखें, आपको थोड़ा बता दें, व्यक्तित्व का स्व आधारित सिद्धांत था। व्यक्तित्व का स्व आधारित सिद्धांत, सेल्फ थियरी। आप स्व को इंग्लिश में हम दोस्तों सेल्फ कहते हैं। सेल्फ आधारित सिद्धांत भी दोस्तों किसने दिया है? हमारे कार्ल रोजर्स साहब ने दिया है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी गाइज ए फॉर अमेरिका। इसको आगे चलेंगे। यस, आई क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। अनुभव द्वारा व्यवहार में दिखाई देने वाला परिवर्तन अधिगम है, यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? ऑप्शन ए गुथरी की, क्रॉनबेक की, गिलफोर्ड की, गेट्स की। दोस्तों यहाँ एक्चुअली गेट्स होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। यस,
अनुभव द्वारा व्यवहार में दिखाई देने वाला परिवर्तन अधिगम है, यह किसने कहा है? गुथरी ने, क्रॉनबेक ने, या गिलफोर्ड ने, या फिर दोस्तों गेट्स ने? यहां दोस्तों दो बातों में आपको बहुत ही कंफ्यूजन से बचना है। यस, आई तो कोशिश कर रहा हूं उन चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करूं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। आई अनुभव द्वारा व्यवहार में दिखाई देने वाला परिवर्तन अधिगम है, यह परिभाषा किसकी है? गुथरी की दोस्तों लिखवाया गया है, क्रॉनबेक की, या गिलफोर्ड की, या फिर गेट्स की? दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि गुथरी ने अधिगम की परिभाषा दोस्तों नहीं कवर की है, उनकी परिभाषा हमने नहीं देखी दोस्तों। पर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो प्रमुख परिभाषाएं, आपको लगातार गाइस जीवन यहां तक कि मैं आपको परिभाषाएं रटवा रहा हूं, तो आपको बता दूं कि दोस्तों गिलफोर्ड ने क्या कहा है? व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। यह दोस्तों किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड की है। और दोस्तों वहीं गेट्स की परिभाषा है क्या? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा, मतलब एक्सपीरियंस द्वारा या फिर किसी प्रकार की ट्रेनिंग द्वारा। आइए देखते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में दोस्तों मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यह दोस्तों परिभाषा किसकी है? हमारे गेट्स साहब की है, बड़ा ही फेमस है, यूपीटेट की फेवरेट है। पर दोस्तों जो आप परिभाषा जो आपके क्वेश्चन में है, सिर्फ अनुभव द्वारा, देखिएगा यहाँ पे आपको एक चीज बहुत कॉशियस रहनी है, यहाँ पे ये शब्द नहीं है क्या जो कि आपको गेट्स के परिभाषा में प्रशिक्षण शब्द मिलेगा, वह परिभाषा में नहीं मिलेगा किसके? क्रॉनबेक के दोस्तों। और उनकी परिभाषा सिर्फ क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में दिखाई देने वाला अब जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है दोस्तों। यह परिभाषा किसकी है? क्रॉनबेक की। सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको आगे चलेंगे दोस्तों। यस, आगे इसको ओके। सो इसको क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दोस्तों सिद्धांत आइजेंक के व्यक्तित्व के सिद्धांत का है? निम्न में से कौन सा शब्द, देखिए दोस्तों मैं आपको आइजेंक के सिद्धांत को हल्का सा समझाना चाहूंगा। तो निम्न में से कौन सा शब्द आइजेंक के व्यक्तित्व के सिद्धांत का है? तंत्रिका तापी, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप निश्चित ही अगर आप रीट के लिए, एमपी टेट के लिए भी जा रहे हैं, प्लीज इन लेक्चर्स को ध्यान से देखिए दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूं कि फैक्ट मैक्सिमम कवर किए जाएं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत आइजेंक के व्यक्तित्व के सिद्धांत का शब्द है? माफ करेंगे, तो तंत्रिका तापी, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, या उपरोक्त सभी गाइज? आइए मैं देखूंगा एक बार। यस, आप में से दोस्तों काफी लोगों ने इस सिद्धांत को देखा है गाइज। तो आपको थोड़ा सा बता दें कि जो आइजेंक का सिद्धांत है दोस्तों, मैं इसको इधर करूंगा, यह एक सर्कल में दिखाया जाता है दोस्तों, और इसे यस ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। और दोस्तों यह दो इसके सर्कल्स हैं। यस, और दोस्तों यह 4 शब्दों पे टिका है। तो एक होता है क्या? अंतर्मुखता, अंतर्मुखी। दूसरा कहलाता है दोस्तों बहिर्मुखी। यहां होता है दोस्तों वह आदमी जो सनकी हो, झगड़ालू टाइप का हो, चिड़चिड़ा हो, और उसे हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तापी। तंत्रिका तापी, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूरोटिसिज्म। और दोस्तों अगला क्या है? संवेगिक रूप से स्थिर। मैं इसको हटा दे रहा हूं, संवेगात्मक स्थिरता। संवेगात्मक स्थिरता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे 4 इन शब्दों पे सिद्धांत टिका है दोस्तों। मतलब ये वाला बेल्ट तंत्रिका तापी और अंतर्मुखी होगा, यह बेल्ट दोस्तों तंत्रिका तापी और बहिर्मुखी होगा, यह बेल्ट बहिर्मुखी और संवेगिक स्थिरता का होगा, और यह बेल्ट अंतर्मुखी और संवेगात्मक स्थिरता का होगा। तो दोस्तों 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, जिसे आप बोलते हैं, इसको 1/4 पार्ट बनते हैं, 4 चतुर्थांश कह सकते हैं दोस्तों, इसे आप क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इस इंग्लिश में। सो द राइट आंसर इज गाइस कि आप देख सकते हैं तंत्रिका तापी। दोस्तों अब जैसे एक उदाहरण समझेंगे, देखिए जो आदमी सनकी हो और अकेला रहना चाहता हो, मैं एक दो उदाहरण भी दे रहा हूं। जो सनकी, दोस्तों तंत्रिका तापी क्या है? मूडी टाइप का आदमी। यह एक तो सनकी है, दूसरा अकेला रहा चाहता है, तो क्या है कि यह अंतर्मुखी भी है, और क्या है? तंत्रिका तापी है। लेकिन यहां देखिए बंदा थोड़ा मिलनसार तो है, देखिए दोस्तों मिलनसार तो है, लेकिन इस दोस्तों क्या होता है? अत्यंत उत्तेजना है इसके अंदर। कभी कभी थोड़ी सी बात में झगड़ा करने को उतर जाता है, समाज में मारपीट कर लेता है।
तो यह बहिर्मुखी इसलिए सामाजिक तो है, पर सनकी होने के कारण इसमें उत्तेजना है। तो यह दोस्तों क्या हो गया, तंत्रिका ताकी और बहिर्मुखता। और यहां पे देखेंगे दोस्तों, अब यहां पे दोस्तों दोनों पॉजिटिव आएंगे, जैसे सामाजिक, देखिए सक्रिय। दोस्तों इसमें दोनों, यह सांवेगिक रूप से स्थिर भी होगा, सामाजिक भी होगा, पर यहां देखिए अंतर्मुखी और संवेगात्मक स्थिरता है दोस्तों। जैसे शांत तो है पर विचारवान है, विचारवान है। अब विचारवान क्यों है, क्योंकि अंतर्मुखी अकेले बैठ के सोचता रहता है। तो ये दोस्तों चारों का मिश्रण होगा, इसलिए आप देख सकते हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस, डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो, आई यस। तो लगातार हर लेक्चर में मैं डेप्थ बढ़ा रहा हूं। सिर्फ आपको सुपर टीटी या टेट के लिए दोस्तों 100 प्रैक्टिस देखनी है। सिर्फ एक आपको कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस आप देखिए, मजे से प्रैक्टिस देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस देखिए, नोट्स बनाइए, दैट्स ऑल। आई लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत दिया है। दोस्तों एक बार और भी लिया था मैंने इस क्वेश्चन को। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत दिया है। सोलोमन ने, कॉर्विट ने, दोनों ने, या दोनों ने नहीं। आइए शुरू करते हैं। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत दिया है। सोलोमन ने, कॉर्बिट ने, दोनों ने, या दोनों ने नहीं। आइए चलते हैं। यस, मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया था कई बार इसको। यस यस, दोस्तों कहने का अर्थ क्या है गाइस, कई बार तो यह सिद्धांत मुझे बहुत ही सॉलिड लगा और मैंने आपको पढ़ाया भी था दोस्तों यह सिद्धांत। और आप जानते हैं मेरे बच्चों कि इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों यह सिद्धांत मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, थोड़ा लेटेस्ट भी है और दमदार भी। क्या कि कई बार क्या होता है, कोई भी चीज आपको एक निश्चित समय तक, अगर वो गलत है, आपने कोई गलत चीज शुरू कर दी है दोस्तों। जैसे मैंने आपको क्या बोला था लास्ट टाइम कि एक आदमी शराब पीकर सारे गम भूल जाता है। दोस्तों सुनिए, हाँ, उसे लग रहा है यार बहुत बढ़िया यार, मेरे पास बहुत टेंशन थे, मैंने दारू पी लिया, वाह यार बड़ा बढ़िया काम है यार, मैं तो सारे टेंशन भूल गया। दोस्तों 3-4 दिन ऐसे मजा आएगा यार, बहुत बढ़िया यार, इस प्रकार से मैं नशे में सब कुछ भूल जाता हूं। अब दोस्तों 5-6 दिन बाद लीवर खराब हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो दोस्तों वही आदमी शराब को लेकर निगेटिव सोचेगा, उसे छोड़ने की कोशिश करेगा। पहले वो पॉजिटिव था, अब वह निगेटिव हो रहा है। इसी को दोस्तों विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत कहते गए। जैसे मैं दोस्तों समझा रहा हूं, जैसे चोरी करते हुए एक आदमी पकड़ा नहीं जा रहा है, खूब पैसा लूट लूट के चोरी कर रहा है दोस्तों, मुझे लग रहा है यार चोरी करना। अब एक दिन पुलिस ने पकड़ के दोस्तों इतना धोया कि हाथ पैर सब टूट गया दोस्तों। अब वही चीज जो पहले प्रेरित करनी था, 2-3 हड्डी टूट गई, चल नहीं पा रहा है दोस्तों, तो अब वही चोरी उसे नकारात्मक रूप से प्रेरित करेगी। उसे लगेगा नहीं यार चोरी, पहले उसे जब तक पकड़ा नहीं गया था उसे लगा यार चोरी तो बड़ा वांछनीय व्यवहार है, पर जब पकड़ा गया, तोड़ा गया, तो उसे लगा नहीं यार चोरी करने में तो यार बहुत तोड़ते हैं पुलिस वाले। तो यह दोस्तों विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत है और इसे दिया है किसने, सोलोमन ने और कॉर्विट ने दोस्तों। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, यस सोलोमन कॉर्विट, यस आई चलेगी। लेट्स गो, इट्स ट्रू। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम या व्यवहार वातावरण और व्यक्ति का गुणनफल होता है। दोस्तों मतलब किसके अनुसार बिहेवियर, दोस्तों कहीं कहीं व्यवहार लिखा होता है, कहीं कहीं लर्निंग लिखा होता है, इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूं B/L। दोस्तों बिहेवियर या लर्निंग, B और L बराबर है किसके फंक्शन के, P और E के। दोस्तों पढ़ाया हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं चाहूंगा आप उत्तर बताएं। कुटलेबिन के, स्किनर के, पावलॉफ के, गुथरी के। आई किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम या व्यवहार वातावरण और व्यक्ति का गुणनफल होता है। दोस्तों आपने जरूर मेरे बच्चों, मैं आपसे बिल्कुल आपसे उत्तर की दोस्तों पूरी उम्मीद है एंड वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपके उत्तर की दोस्तों प्रतीक्षा भी है मुझे। यस लेट्स गो, आई ओके। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम या व्यवहार वातावरण और व्यक्ति का गुणनफल होता है। गाइज मैंने काफी लोगों को दोस्तों, काफी लोगों को कवर किया है दोस्तों। यह सिद्धांत दिया है किसने दोस्तों, आपको बता दे थोड़ा सा, आपने एक नाम सुना होगा किसका, क्षेत्र सिद्धांत का। क्या दोस्तों, क्षेत्र सिद्धांत का। और दोस्तों यह दिया है किसने,
महान कुर्ट लेविन ने दोस्तों, जो कि आपका उत्तर है, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, इसीलिए दोस्तों बोलता हूं सिर्फ उत्तर। जहां आप बोलते हैं सर थोड़ा गति रखिए, दोस्तों गति का मतलब है मैं इसे टिक कर दूं। और गाइस देखिए, जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे आप साइकोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों आसान है, देखिए गाइस, लेविन का सिद्धांत मुझे पर्सनली बहुत पसंद है दोस्तों। इसको सिंपली ये समझिए कि लेविन ने कहा दोस्तों कि व्यक्ति के और वातावरण के बीच, देखिए मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सके। मैं इसको यहां कर रहा हूं, बी या एल बराबर है किसके, फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट, मतलब व्यक्ति और उसके वातावरण को। तो दोस्तों उन्होंने सीधा सीधा ऐसे दिखाया, उन्होंने कहा दोस्तों यह मानव का जगत है, यहां मैन है, और यहां प्रेरक शक्तियां हैं। क्या है? प्रेरक शक्तियां हैं। और यहां क्या है दोस्तों? बाधाएं हैं। और इसके इस तरफ क्या है दोस्तों? लक्ष्य है। देखिए आपने सुना होगा उनका यह सिद्धांत। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा, भैया अब मेरे पापा मुझे रोज प्रेरित करते हैं, बेटा टॉप कर दो, स्कूल में फाड़ डालो, तुम एकदम दोस्तों ले आओ गोल्ड मेडल जीत के। पर दोस्तों सिर्फ मेरे पापा की यह प्रेरणा क्या है? प्रेरक है। और भैया जो बगल वाले गार्जियंस अपने बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं तो भी तो गोल्ड मेडल के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। तो वो हमारे रास्ते की क्या है दोस्तों? बाधा है। मतलब एक तरफ है मानव की असंख्य इच्छाएं, दूसरी तरफ है वातावरण की सीमित सप्लाई। भैया हमारी इच्छा है कि हम साहब एक दिन काम करें, हम मजदूरी करें, हमको 500 करोड़ मिल जाए। क्या 500 करोड़ मजदूरी का मिलता है क्या? उत्तर है नहीं। दोस्तों असंख्य मांगे हैं पर वातावरण बहुत थोड़ा थोड़ा देता है। तो इन दोनों का जो संघर्ष चलता है यही अधिगम है, यही व्यवहार निर्धारित करता है। ऐसे कहा किसने? कुर्ट लेविन ने। गाइस तो मैं चाहूंगा इसको आप एक बार देख लेंगे। यस, कुर्ट लेविन इज द राइट आंसर। इसको यस, ओके, इसको हाँ दोस्तों हमें एक नई ऊंचाई पे जाना है। 3000 प्लस आज का टारगेट रहेगा 4000। आइए देखते हैं, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, अधिगम का कौन सिद्धांत, देखिए दोस्तों शुरू करेंगे। अधिगम का कौन सा सिद्धांत ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने की जगह ज्ञान की रचना पर जोर देता है? व्यवहारवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए यस, बहुत दोस्तों देखिए गाइस, इस समय आपको मैं बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैं कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। यस, आइए देखिए दोस्तों, अधिगम के सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा गया है आपको, और लकीली इसमें आप तीनों ही देख रहे हैं दोस्तों। एक जिसे हम व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं, एक जिसे हम रचनावादी सिद्धांत कहते हैं, तीसरा जिसे हम संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों आइए थोड़ा सा हल्का सा हम जानते हैं क्या है। देखिए गाइस, रचनावादी सिद्धांत, देखिए दोस्तों सबसे पहले आए व्यवहारवादी सिद्धांत, जिन्होंने जोर दिया किस पे? एसआर। देखिए दोस्तों आप इसे कैसे पहचानेंगे? जहां उद्दीपक अनुक्रिया की बात हो रही है तो वहां पक्का और पक्का व्यवहारवादी है। जैसे थॉर्नडाइक हो गया, गुथरी हो गया, आपका पावलाव हो गया, यहां तक कि स्किनर साहब हो गए, मैकडूगल साहब हो गए, ये सब के सब दोस्तों व्यवहारवादी हैं। और दोस्तों जहां अधिगम, मतलब दोस्तों यहां कहने का अर्थ है कि मशीन की तरह उद्दीपक दिखा जाएगा, बंदा अनुक्रिया करेगा। और दोस्तों इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया और उसकी जगह आया दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत। जो लोग अधिगम को एक चिंतनशील और विवेकशील प्रक्रिया मानते हैं, जहां प्राणी सक्रिय होकर सीखता है, विचार करके चिंतन करके सीखता है, इसे संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। और आपको बता दूं थोड़ा सा, वुल्फगंग कोहलर, अल्बर्ट बंडूरा, डोलार्ड एवं मिलर, बड़े बड़े नाम देख सुनेंगे दोस्तों। और आपके क्या बोलते हैं, डेविड आसुबेल, इन लोगों के सिद्धांत को दोस्तों हम संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। पर लास्ट में गाइस, एकदम लास्ट में एंट्री होती है एक महान सिद्धांत की, जिसे दोस्तों हम रचनावादी सिद्धांत कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था पियाजे के महान शिष्य सिमोर पेपट ने दिया दोस्तों। सिमोर पेपट ने दिया, उन्होंने कहा कि अधिगम को कभी भी अधिगम को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ ज्ञान की रचना की जा सकती है। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला कि अगर देखिए दोस्तों यहां पे मैंने क्या बोला कि किताब में दोस्तों सेम उदाहरण सेम तरीका, कि किताब में क सही लिखा होता है। जरा सोचिए, किताब में क हमेशा सही लिखा होता है, पर क्या टीचर हमको क दे सकता है, भाई ले लो क, ये लो क, मैं तुम्हारे दिमाग में भेज दे रहा हूं, या किताब से क हम खरीद सकते? नहीं, हमें वही क जो किताब में बहुत आसान प्रतीत होता है, 2-2.5 महीने बचपन में लिखकर त्रुटि और प्रयास से गुजर कर अपने लिए उसकी क्या होती है, रचना। दोस्तों यह डीवी का सिद्धांत है।
यह सिद्धांत है पेपट का। इसको पियाजे ने भी दोस्तों संज्ञानात्मक रचनावाद भी से कहते हैं, अर्थात ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ ज्ञान की रचना की जा सकती है दोस्तों। और यह सिद्धांत किसने दिया है? यह रचनावादी सिद्धांत है जो सिमोर पेपट की तरफ से आता है। एक बार यस करें। हाँ सर हम समझ गए हैं, राइट, इसको यस। आई मजेदार दोस्तों, हर सिद्धांत, हर क्वेश्चन, थोड़ा सा व्याख्या में समय लगता है पर दोस्तों हर क्वेश्चन आपको एक नई सीख देगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए, सामाजिक, दोस्तों सामाजिक विकास की एक बहुत ही प्रमुख परिभाषा जो मैं चाहूंगा कि आप देखें। सामाजिक विकास समाज के मापदंडों एवं प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना है। यह परिभाषा किसकी है? हरलॉक की, रॉस की, जेम्स ड्रेवर की, या फिर दोस्तों गेट्स की? आइए, यस। बड़ा दोस्तों, दो बहुत ही फेमस परिभाषाएं मैं आपको सामाजिक विकास की बताना चाहूंगा, यस, और आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों। सामाजिक विकास समाज के मापदंडों एवं प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना है। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? हरलॉक की है, रॉस की है, जेम्स ड्रेवर की है, या फिर किसकी है? गेट्स की। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यह परिभाषा गाइज हॉट रहेगी। आई मीन यूपी टेट के लिए या सुपर टीटी के लिए दोस्तों, दोनों सेक्टर में, खासकर यूपी टेट के लिए दिस डेफिनेशन में प्रूव वेरी वेरी स्ट्रांग। हाँ, या शायद दोस्तों पूरा चांस बन सकता है, शायद इसके लिए एक चांस हमारे पास बने। तो आइए एक बार देखते हैं, यस। आई दोस्तों, यह परिभाषा देखिए दोस्तों, दो परिभाषाएं। वह परिभाषा वास्तव में आपको बता देगा कि मॉडर्न साइकोलॉजी में एक महिला मनोवैज्ञानिक जिसको मैंने बार बार दोस्तों कोट किया है, और उनका नाम है लेडी एलिजाबेथ बैरेट हरलॉक। पूरा नाम दोस्तों हरलॉक एक महिला है, और दोस्तों उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम ही है चाइल्ड साइकोलॉजी। दोस्तों आज के आधुनिक मनोवैज्ञानिक अपने ज्यादातर कोटेशन काफी हद तक ड्रॉ करते हैं किससे? हमारे हरलॉक साहब से। हरलॉक साहब क्या कहती हैं कि उनका दोस्तों जो मेन फोकस है वो सोशल डेवलपमेंट पे है। जैसे आपने देखा होगा खिलौनों की उम्र, वीर पूजा की भावना, ये सारे के सारे टर्म दोस्तों वास्तव में हरलॉक ने ही दिए हैं। और हरलॉक ने दोस्तों क्या कहा कि भैया समाज, दोस्तों क्या है सामाजिक विकास? क्या लाठी मारना सामाजिक विकास है? चोरी करना सामाजिक विकास है? क्या सटीक वर्ड दिए हैं क्या कि सामाजिक विकास समाज के मापदंडों, कि भैया समाज ने एक मानक बनाया है उस हिसाब से। मैं तो दोस्तों बोला, क्या हर आदमी अपने अपने सामाजिक नियम नहीं बना सकता? इस हिसाब से तो समाज का ही नाश हो जाएगा। तो जैसा समाज हमसे उम्मीद रखता है, इसलिए दोस्तों क्या लिखा है? प्रत्याशाओं, मतलब एक्सपेक्टेशन। तो समाज के मानकों, समाज के प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना ही गाइज सामाजिक विकास है। ऐसा किसने कहा है? हरलॉक ने दोस्तों। और एक परिभाषा मैं आपको दोस्तों रॉस साहब की बताना चाहूंगा। रॉस साहब ने क्या कहा है कि मैं से हम की भावना की ओर जाना। दोस्तों आप समझ ही सकते हैं, भावना की ओर जाना ही सामाजिक विकास है। और जाना ही क्या है? सामाजिक विकास है। दोस्तों हर आदमी, शुरुआत में गाइज कहने का अर्थ क्या है? शुरुआत में हर आदमी अपने आप को, अकेले अपने आप को जोड़ देता है। यह मैं की भावना, भाई मैं अपने बारे में सोचूंगा, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, मैं सिर्फ अपनी भलाई देखूंगा। यह दोस्तों स्वार्थीपन है, इसे सामाजिक विकास नहीं करते। पर दोस्तों जब आदमी एक भाई हम काम करेंगे, हम सबका भला चाहेंगे, पूरे मोहल्ले का भला देखा जाए, कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो पूरे गांव का सामूहिक देखा जाए, दोस्तों यह हम की तरफ पढ़ना ही क्या है? सामाजिक विकास है। रॉस की परिभाषा। फिलहाल हमारा उत्तर है गाइज ए फॉर अमेरिका। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। आई बालक में शैशवावस्था को ध्यान में रखते हुए कौन से कथन सत्य होंगे? ऑप्शन ए, दूध के दांतों की संख्या 20, हड्डियों की संख्या 270, धड़कन 1 मिनट में लगभग 140 बार, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं। कुछ डेटा गाइज मैंने ले लिए हैं, कुछ डेटा, कुछ रटंत ज्ञान, सबके बीच एक संतुलन बना रहा हूं गाइज। ये सब थोड़ा बहुत देखिए दोस्तों, थोड़ा तार्किक, बेसिकली मैंने तार्किक पक्ष पर जोर दिया है, पर साथ ही साथ दोस्तों रट्टा मारने, बीच बीच में 2-4 परिभाषाएं भी लेता रहता हूं, तो आपको अच्छा लगेगा। मैं चाहूंगा एक बार इसको देखा जाएगा। यस, इसको बालक में शैशवावस्था को ध्यान में रखते हुए कौन सा कथन सत्य है गाइज? तो आइए देखते हैं कौन से कथन सत्य है। पहला दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, दूध के दांत दोस्तों जो बाद में जैसे जैसे स्थायी दांत आते हैं, गिर जाते हैं दोस्तों, तो दैट्स व्हाट बायोलॉजी सेज कि दूध के दांतों की संख्या, हम सभी जानते हैं, आपके उत्तर आने लगे दोस्तों, 20 होती है, अर्थात ये सही है गाइज।
हड्डियों की संख्या दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दें कि हड्डियों की संख्या कई बार पूछी जा चुकी है। हड्डियों की संख्या दोस्तों आप याद कर लें, शैशवावस्था में 270 होती है दोस्तों, एकदम बिल्कुल सही है। बाल्यावस्था में लगभग 350 तक, 350 लिखते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं किशोर व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, अर्थात यह वाला भी कथन सत्य है दोस्तों, बी वाला भी। और दोस्तों शुरुआत में बच्चे के हृदय की धड़कन दोस्तों, अगर आप ध्यान से किसी छोटे नवजात शिशु को देखें दोस्तों, एक धौकनी की तरह तक 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 उसकी धड़कन बहुत तेज दोस्तों, क्या होता है ना, शुरुआत में बच्चे में दोस्तों बहुत तेजी से रक्त का प्रवाह बहुत तेज होता है। हार्ट शायद ब्लड को बहुत तेजी से पंप करता है, इसलिए हार्ट बीट बहुत तेज चलती है दोस्तों। ये 72 का जो सिस्टम है ये तो बहुत बाद में दोस्तों किशोरावस्था के आसपास आता है। शुरुआत में हृदय की धड़कन बहुत तेज होती है दोस्तों, काफी यह अस्पष्ट होती है और अस्थिर होती है और अत्यंत तीव्र होती है। तो लगभग, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि लगभग 140 बार प्रति मिनट। दोस्तों इसके तीनों ही कथन सत्य है, इसलिए हम तीनों को गलत काट करके हम सही उत्तर क्या लगाएंगे दोस्तों, उपरोक्त सभी को। सो द राइट आंसर इज गाइज डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो, आइए चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। शायद ही दोस्तों, आइए, शायद ही कोई ऐसा, बड़ा फेमस डेफिनेशन है दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इसको भी देखेंगे, लिख लेंगे। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो 10 वर्ष के बालक न खेलते हो, यह कथन किसका है? रॉस का है, स्ट्रैंग का है, जर्सिल्ड का है या किलपैट्रिक का है दोस्तों? आइए शुरू करते हैं। यस, आइए, शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो 10 वर्ष के बालक न खेलते हो, यह कथन किसका है? रॉस का, स्ट्रैंग का, जर्सिल्ड का, किलपैट्रिक का दोस्तों पढ़ाया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आपसे एकदम सही उत्तर की उम्मीद रखूंगा दोस्तों। मैं चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही उत्तर दिया जाए। यस, आई, ओके, राइट, यस, यस, बिल्कुल सही दोस्तों। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको थोड़ा सा बता दें, यस, यस, मैं आप कमेंट भी दोस्तों देखता रहूंगा। यस दोस्तों, यह कथन जैसा आपने देखा है दोस्तों, मैं आपको तीनों प्रमुख परिभाषाएं दोस्तों बताना चाहूंगा। इसमें 3 परिभाषाएं दोस्तों जो बहुत ही, क्योंकि आप जानते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि 10 वर्ष की उम्र का मतलब है, यह बात हो रही है किसकी? बाल्यावस्था की। तो दोस्तों जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं, 3 आपको दोस्तों एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए एक बार देखते हैं क्या कहा है। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। दोस्तों अब आप पक्का समझ गए होंगे, इसीलिए बाल्यावस्था को कहा गया है क्या? खेलों की उम्र, द एज ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स, खेलों की उम्र। और दोस्तों इसीलिए आपको बता दें, जबकि शैशवावस्था को हरलॉक ने क्या कहा है दोस्तों? शैशवावस्था को, देखिए आप पहले यहां पे समझ लेंगे, इसे खिलौनों की उम्र कहा गया है। किसको? खिलौनों की उम्र, जबकि बाल्यावस्था को खेलों की उम्र कहा गया है। तो आइए 3-4 प्रमुख परिभाषाएं जानते हैं दोस्तों। पहला, रॉस, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया दोस्तों, रॉस ने क्या कहा है? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता, ज्यूडो मेच्योरिटी, छद्म परिपक्वता, झूठी मुठी परिपक्वता की अवस्था है। यह किसने कहा है दोस्तों? रॉस ने। इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं है दोस्तों। किलपैट्रिक ने क्या कहा है कि सामाजिक दृष्टि से दोस्तों बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। मतलब कि बच्चा जिससे मित्रता करता है उसी के कपड़े फरवा के उसी से पिट करके आता है। मतलब आपस में दोस्ती भी होती है, झगड़ा भी उसी दोस्त से होता है, जिससे दोस्तों 2 रोटी खिलाते हैं उसी से कक्षा में प्रथम आने का मुकाबला भी चल रहा है कि नहीं यार, ये न जीतने पाए, इसको ट्रॉफी न मिलने पाए, मैं ट्रॉफी ले आऊंगा दोस्तों। इसीलिए इसको किलपैट्रिक का यह कथन है। और दोस्तों यह कथन जैसा आपने जानते हैं दोस्तों, स्ट्रैंग के ये दोनों कथन ही बड़े फेमस है दोस्तों। आप याद करिए, शुरुआत में शैशवावस्था में उन्होंने क्या कहा कि बालक अपने जीवन के शुरुआती 2 वर्षों में अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, आधारशिला। इसलिए आपने सुना होगा इसे दोस्तों शैशवावस्था को जीवन की आधारशिला कहा है। किसने? स्ट्रैंग ने। वहीं उन्होंने बाल्यावस्था के बारे में दोस्तों कहा है क्या? कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। और यह कथन भी दोस्तों किसका है? यह कथन भी है किसका? स्ट्रैंग का। और मुझे यकीन है दोस्तों कि आप इसे बहुत बेहतर समझ गए हैं। और अब चलेंगे दोस्तों, हम आगे चलेंगे, इसको आगे चला जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, आइए। नवीन रचना या नवीन उत्पाद की क्षमता सृजनात्मकता है, यह कथन किसकी है दोस्तों?
जेम्स ड्रेवर की क्रो एंड दोस्तों सृजनात्मकता। मैंने आज आपको फिर भी आपको दोस्तों बहुत 3 बड़े ही मजेदार पॉइंट दिखाने जा रहा हूं। नवीन रचना या नवीन उत्पाद की क्षमता सृजनात्मकता है, यह परिभाषा किसकी है? जेम्स ड्रेवर की है, क्रो एंड क्रो की है दोस्तों, या रूस की है, या ओसबर्न साहब की है? हर पॉइंट में दोस्तों कुछ सीख मिलेगी। आइए, नवीन क्षमता या नवीन उत्पाद या नवीन रचना की क्षमता ही सृजनात्मकता है, यह कथन किसका है गाइज? यह कथन है जेम्स ड्रेवर का, या क्रो एंड क्रो का, या रूस का, या ओसबर्न का? यस, आइए शुरू करते हैं। ओके, यस, दोस्तों सृजनात्मकता हमेशा इट हैज बीन अ फिजिकल, हमेशा दोस्तों यह सृजनात्मकता हमेशा यूपी टेट में हमेशा सृजनात्मकता के चरण पूछे गए, सृजनात्मकता के तत्व पूछे गए हैं, सृजनात्मकता के आपके दोस्तों आप कह सकते हो कि सृजनात्मकता के प्रकार दोस्तों, ये मैं तमाम अगले क्वेश्चन में कोशिश करूंगा उनको भी दोस्तों अगले इस सीरीज में मैं शामिल करूं। तो आइए दोस्तों एक बार देखते हैं नवी दोस्तों, पहले जान ले क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है दोस्तों। क्रो एंड क्रो ने कहा है रचनात्मकता। आइए दोस्तों देखते हैं रचनात्मकता। आइए, रचनात्मकता या सृजनात्मकता, कुछ भी कहें, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों, मौलिक दोस्तों जो नकल नहीं मारेंगे उसे क्या बोलेंगे? मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। यह दोस्तों किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यह हमारा उत्तर नहीं है दोस्तों। रूस ने क्या कहा दोस्तों? प्रोफेसर रूस की भी डेफिनेशन बहुत अच्छी है। इन्होंने कहा है क्या कि सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है, एक मौलिक क्रिया है जो किसी प्रकार के भी कार्य में हो सकती है, किसी प्रकार के भी कार्य में हो सकती है। और दोस्तों ठीक उसी तरह से अब आप समझ गए होंगे कि यह परिभाषा किसकी है? जेम्स ड्रेवर की है गाइज। और ओसबर्न ने दोस्तों, ये भी आप जान लें, यह भी दोस्तों परिभाषा तो नहीं दी है, और ओसबर्न ने एक पॉइंट ऐसा दिया है जो बराबर पूछा जाता है। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, जरूर आपने बीटीसी में शायद पढ़ा हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का। किसका? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, या दोस्तों इसे बोलते हैं मानसिक उद्वेलन विधि, जिसमें हर आदमी अपने दिमाग पे जोर डालकर मानसिक उद्वेलन दोस्तों, शायद मैं सही नहीं लिख पाया हूं तो आप जरूर इसको सही लिखेंगे। मानसिक उद्वेलन विधि या इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, मतलब हर आदमी 100 आदमियों को एक समस्या दी जाएगी, पर किसी 2 आदमी का समाधान मैच नहीं करना चाहिए। हर आदमी अब तरीके से नया नया सोचेगा। इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं। यह सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की एक विधि है। और दोस्तों आज के जमाने में महान प्रचार निर्माता, महान प्रचार लेखक ओसबर्न साहब ने इस विधि को जन्म दिया है। और यह दोस्तों 21वीं शताब्दी के महान प्रचार का टाइकून कहा जाता है, किंग ऑफ एडवर्टाइजिंग का। और उन्होंने यह सिद्धांत दिया दोस्तों। सो द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अमेरिका। चलेंगे दोस्तों, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं इसको। ओके, यस तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 11, सृजनात्मकता के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण नहीं किया जाता? तो आइए देखते हैं। बहुत ही मजेदार दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। सृजनात्मकता के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण नहीं किया जाता? ऑप्शन ए वृत्त परीक्षण, बी वृत्त तो होना चाहिए था दोस्तों, वृत्त हो गया है, वृत्त सर्कल। हाँ तो मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, सर्कल टेस्ट, वृत्त परीक्षण, उत्पाद सुधार परीक्षण, चित्र पूर्ति या चित्र निर्माण परीक्षण कहते हैं, और भाटिया बैटरी। दोस्तों मेरा मेन मोट्टो दोस्तों, जैसा आप समझ गए होंगे, मेरा मेन मोट्टो आपको समझाना है, यहां आपसे क्वेश्चन पूछना है गाइज। देखिए गाइज, आपको बता दें यह रियल में टॉरेंस और गिलफोर्ड द्वारा बनाए गए परीक्षण है दोस्तों, और ये बहुत ही फेमस है। इसमें 4 प्रमुख परीक्षण आएंगे जो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। इसमें 4 परीक्षण, जैसा आप देख सकते हैं, वैसे आप उत्तर तो दोस्तों देखते ही समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर क्या है गाइज? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है गाइज भाटिया बैटरी।
क्योंकि भाटिया बैटरी दोस्तों बुद्धि का परीक्षण है। क्या है? बुद्धि परीक्षण है। तो इस यहाँ पे मेन मोटो आपको बस ये था कि आप उत्तर दे सके। देखिए दोस्तों क्या है, कैसे यह सृजनात्मकता का परीक्षण, एक बार समझाता हूं दोस्तों। एक वृत्त होता है, देखिए एक वृत्त होता है, आपको वृत्त के बाहर कई आंकड़े दिए होते हैं और हर आंकड़े को आपको किसी नवीन आकृति की सहायता से दिखाना है। किसकी सहायता से दिखाना है? नवीन आकृति की सहायता से दिखाना है। जैसे आपको 5 दिखाना है तो 5 को आप त्रिभुज से नहीं दिखा सकते, आप इसे चतुर्भुज से नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये पहले से ज्ञात है। नई नई आकृतियां बनाएंगे तो आपके अंदर सृजनात्मकता आएगी। उत्पाद सुधार परीक्षण दोस्तों, मैंने आपको एक बार और बताया था कि जैसे यह मोबाइल दोस्तों पहले से ही खूब बिक रहा है, मान लीजिए खूब बिक रहा है दोस्तों। अब कोई आपसे पूछे भाई एक बात बताओ, इसमें कुछ नया जोड़ दो ताकि और बिकने लगे, तो दोस्तों और बिकने के लिए कुछ तो नया जोड़ेंगे। इसे दोस्तों पहले से ही बने किसी प्रोडक्ट को और सुधारने के लिए कुछ तो नया जोड़ेंगे। इसे उत्पाद सुधार परीक्षण कहते हैं दोस्तों। चित्र पूर्ति या दोस्तों इसे कहेंगे चित्र निर्माण परीक्षण भी कहते हैं। वास्तव में दोस्तों इसे चित्र निर्माण ही कहते हैं, पर किसी किताब में चित्र पूर्ति रहता है। दोस्तों इसका अर्थ क्या है कि आपको एक तो नया चित्र बनाना है। जो सबसे बड़ा आपका हेडेक ये नहीं है, नया चित्र तो पहले ही आप समझ गए होंगे कि जब आप नया बना रहे हो तो आ गई क्या? सृजनात्मकता। पर इसमें एक और लफड़ा है, कुछ आधे अधूरे चित्र पहले से दिए होते हैं, उनको भी नए चित्र में आपको घुसाना है। मतलब कहने करते हैं गाइज कि आप पहले ही खाका बना लिए कि मैं नया कैसे बनाऊंगा, पर जो पहले से चित्र उन्होंने दिया है जब उसको आप एडजस्ट करेंगे तो और चुनौती का सामना करना पड़ेगा आपको। इसलिए इसे दोस्तों चित्र पूर्ति परीक्षण कहते हैं। जबकि आप जानते हैं भाटिया बैटरी जो होती है, भाटिया बैटरी दोस्तों बुद्धि परीक्षण है। आइए एक बार आगे चलते हैं इसको, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा बताया गया सृजनात्मकता का तत्व नहीं है दोस्तों? आइए समायोजन, समस्या की पुनर्व्याख्या, मौलिकता, अन्य व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन। बहुत ही दोस्तों बहुत ही मजेदार कहानी है दोस्तों। जैसे टॉरेंस ने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए थे दोस्तों, वैसे ही गिलफोर्ड ने भी सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा गिलफोर्ड द्वारा बताया गया सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? समायोजन, समस्या की पुनर्व्याख्या, मौलिकता, अन्य व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन करना। आइए देखते हैं। यस यस राइट। दोस्तों आइए आपको एक बार हल्का सा इसको समझाते हैं गाइस। देखिए दोस्तों, समायोजन उन्होंने 4 तत्व बताए दोस्तों। क्या? पहला क्या? समायोजन। तो वह आदमी जो सृजनशील होगा दोस्तों, जिसको हमारे देखिए दोस्तों काफी मैच करते हैं गिलफोर्ड और टॉरेंस के पॉइंट। क्या? जिसको दोस्तों कहा है क्या? लचीलापन। याद करिए मैंने आपको टॉरेंस को कई बार कवर किया दोस्तों। लचीलापन का अर्थ क्या है कि जो आदमी सृजनात्मक होगा और रुकेगा नहीं, रास्ता बदल लेगा। ठीक उसी तरह से समायोजन है दोस्तों। क्या? कि जो आदमी क्रिएटिव होगा वो रुकेगा नहीं, वो रट्टू तोता नहीं, एक मैटर खत्म हो गया, बेइज्जत हो रहा है, वो रास्ता चेंज कर लेगा, कहीं भी एडजस्ट कर सकता है। यह समायोजन है दोस्तों, सृजनात्मकता है दोस्तों। समस्या की पुनर्व्याख्या। कुछ लोग दोस्तों किसी समस्या को, देखिए दोस्तों कैसे, क्या है सृजनात्मकता? जैसे दोस्तों पहले की समस्या क्या थी? लोग कहते थे दोस्तों राहु और केतु के कारण। भाई पहले क्या बोलते भैया सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? तो उन्होंने कहा भैया राहु और केतु के कारण लगता है। और दोस्तों साइंस ने पृथ्वी और चंद्रमा के मूवमेंट पर सूर्य के मूवमेंट पे एक नई व्याख्या दे डाली, एक नए तरीके से, इसलिए इसे समस्या की पुनर्व्याख्या कहते हैं दोस्तों। तीसरा क्या है? अन्य व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन। दोस्तों सृजनात्मक, दोस्तों यहां पे तो कमाल कर गए गिलफोर्ड साहब। उन्होंने कहा सृजनात्मक व्यक्ति इतना पारंगत होता है कि वह अपने साथ साथ दूसरों के भी विचार, दूसरे की धारणा बदल देता है दोस्तों। जैसे अब जैसे सोचिए गाइज, आज सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को लेकर हम दोस्तों राहु केतु के व्यू पॉइंट को काफी हद तक नकार चुके हैं। और आज जो ज्योग्राफी का, बायोलॉजी का, जो नक्षत्र शास्त्र का, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का जो है, वह नया नया अवधारणा कर रहे हैं दोस्तों। और चौथा तत्व मैं चाहूंगा तो मौलिकता दोस्तों। हमारा उत्तर है मौलिकता, क्योंकि यह गिलफोर्ड ने नहीं बल्कि पॉल टॉरेंस ने दिया है। पर क्योंकि बात चली है तो मैं आपको चौथा पॉइंट बता दूं, समस्या से परे जाना। समस्या से परे जाना मतलब जो समस्या है दोस्तों, मतलब आप कह सकते हो
कि जो परंपरा से परे सोचना, जिसे मौलिकता वो कहता है, उसे क्या कहता है, समस्या से परे जाना। मतलब कि जो पारंपरिक तरीका है उससे एक नए तरीके से सोचना क्या कहलाता है दोस्तों, आपका समस्या से परे जाना। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है? रॉस ने, स्ट्रैंग ने, जेरसिल्ड ने या किलपैट्रिक ने? दोस्तों आइए शुरू करते हैं। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है? आइए देखते हैं। यस, रॉस ने कहा है, या स्ट्रैंग ने कहा है, या फिर जेरसिल्ड ने कहा है, या फिर कहा है मेरे बच्चों किसने, किलपैट्रिक ने? आइए शुरू करते हैं इसको। जैसा आप जानते हैं रॉस ने, ऐसे आपको दोस्तों मैंने लिखवाया हुआ है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप ये बताएं। मुझे रियली आई वुड बी वेरी हैप्पी गाइज, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इसका उत्तर बताएंगे। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं दोस्तों। हम सभी जानते हैं गाइज कि रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कही है। दोस्तों क्या कहा है? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ऐसा किसने कहा है दोस्तों? रॉस ने। और गाइज यह परिभाषा भी काफी जीवन का दोस्तों, यह एक निक नेम भी है, इसी के कारण शैशवा और किशोरावस्था का यह एक नेम भी है। दोस्तों आपने देखा होगा, मैं बोलता हूं कि अवस्थाओं के नाम बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि एक ही अवस्था के कई नाम हैं, और यहाँ से यूपी टेट में या तमाम भारत के तमाम एग्जाम में अवस्थाओं के जो निक नेम्स हैं या उपनाम हैं उनके बहुत सारे, जैसे आपने सुना होगा तनाव और तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, जैसा कि स्टेनले हॉल ने कहा है। वैसे ही दोस्तों महान किर्कपैट्रिक, दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं यह नाम वास्तव में किर्कपैट्रिक है। क्या है? किर्कपैट्रिक है, पर किताब वाले को मालूम नहीं रहता, इसलिए दोस्तों किलपैट्रिक लिख देता है। किलपैट्रिक साहब योजना विधि के जनक है दोस्तों, आप जानते हैं, पर अब क्या करेंगे, नहीं उसको मालूम है, तो इसलिए मैं दोनों लिखता हूं। तो किर्कपैट्रिक ने दोस्तों कहा है कि बहुत तनाव होता है, बड़ा समायोजन की कमी होती है, बड़ी विरोधाभासी मानसिकता, विद्रोह की ओर के कारण बड़ा ही कठिन काल, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, तमाम प्रकार के तनावों के बीच पिस रहा होता है। इसलिए दोस्तों किलपैट्रिक साहब ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। तो आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। द राइट आंसर इज डी फॉर डेनमार्क। सही उत्तर है दोस्तों डी फॉर डेनमार्क। और आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। बालक अपने, बहुत ही मजेदार दोस्तों क्वेश्चन, मैं चाहूंगा इसको आप एक बार देख लें। बालक दोस्तों एक दिन मैंने इसके लिया था तो ऑप्शन गलत हो गए थे दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग आगे पीछे हो गई थी, मुझे लगा कि इसको एक बार फिर से ले लिया जाए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला मैं जरूर चारों डेफिनेशन एक बार फिर से बात होगी हमारी। बालक अपने जीवन के प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है, यह कथन किसका है? वॉटसन का, गेसेल का, रॉस का, स्ट्रैंग का? दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यस, बालक अपने जीवन के प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है, यह कथन किसका है? वॉटसन का, गेसेल का, रॉस का, स्ट्रैंग का? दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यस, इसको राइट। बालक अपने जीवन के प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों का दोगुना सीख लेता है, यह कथन किसका है? वॉटसन का। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था, एक बार आइए दोस्तों सारे डेफिनेशन लेते हैं। वॉटसन ने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और गति किसी भी अवस्था से ज्यादा होती है, वॉटसन ने कहा है दोस्तों। रॉस ने क्या कहा है दोस्तों? आप सभी जानते हैं रॉस ने क्या कहा है। रॉस ने कहा है, गाइज एक मिनट वेट करेंगे। यस, रॉस ने कहा है क्या कि बालक कल्पना, शिशु कल्पना का नायक है, जिसका भली भांति निर्देशन आवश्यक है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि भैया बच्चा अपना बोलते करो मैंने 2 लाठी मारा हाथी मर गया, उसको समझ में नहीं आता कि रियल लाइफ में हाथी तो बहुत डेंजरस बोलने का, अभी उसके पास डंडा लेके नहीं जाने का, ना हाथी ऊपर फेंक देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चे को रियल लाइफ, वो कल्पना का हीरो है, रियल लाइफ उसको बताना पड़ेगा भाई हाथी असली लाइफ में बहुत डेंजरस बोलने का। और अगला दोस्तों क्या है? अगला है स्ट्रैंग। जैसा मैंने आपको बोला है दोस्तों, भावी जीवन की आधार शिला जो स्ट्रैंग ने कहा है कि बच्चा शुरुआती 2 वर्षों में अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है, नींव रखता है। और दोस्तों, और यह परिभाषा अब आपको मैंने रॉस भी बता दिया, स्ट्रैंग भी बता दिया, वॉटसन भी बता दिया, तो आप समझ सकते हैं कि यह परिभाषा इन तीनों में से किसी की नहीं है, यह परिभाषा दोस्तों गेसेल की है। गेसेल ने क्या कहा है? बालक अपने जीवन के प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है, और यह कहा है किसने? गेसेल ने। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आइए दोस्तों, किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? 3 से 8 के लिए, 6 से 14 के लिए, 4 से 10 के लिए, 5 से 10 के लिए? दोस्तों
आइए शुरू करते हैं। यस, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिया गया है? यस, आइए शुरू करते हैं। ओके, तो यह क्या है? 3 से 8 हम सभी जानते हैं दोस्तों, टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। आरटी 2009 को हम अपना बेस मानेंगे और उस हिसाब से 6 से 14 वर्ष के बालकों को हम दोस्तों मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिया गया है। आइए चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। स्कूल चलो अभियान कब से कब तक चलाया गया दोस्तों? आइए, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में, दोस्तों इसे उत्तर प्रदेश होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश में, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कब से कब तक दोस्तों चलाया गया? 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक, 1 जून से 31 जून तक, 1 जनवरी से 31 जुलाई तक, 1 जुलाई से 20 जुलाई 2006 तक। आइए शुरू करते हैं। यस, तो स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब चलाया गया? आइए देखते हैं। यस, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। यस दोस्तों, बहुत प्लानिंग करके, बहुत ही बृहद लेवल पर प्लानिंग करने के बाद दोस्तों आपने सुना होगा कि स्कूल चलो अभियान बड़ा ही सफल अभियान रहा था दोस्तों। इसमें बेसिकली बच्चों को नामांकन दोस्तों, SC ST या वे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, स्कूलों से बाहर निकल गए हैं, उनको स्कूलों में आकर्षित करने के लिए दोस्तों स्कूल चलो अभियान चलाया गया था उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 के बीच गाइज। एंड द राइट आंसर इज गाइज A फॉर अमेरिका। 17वां, भाषा का सापेक्ष सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? आइए, भाषा का सापेक्ष सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, ली वोर्फ ने, चोम्स्की ने या वाइगोस्की ने गाइज? आइए शुरू करते हैं इसको। भाषा का सापेक्ष सिद्धांत किसकी देन है? स्किनर की, ली वोर्फ की, चोम्स्की की या वाइगोस्की की? आइए, तो आपको थोड़ा सा बता दें, इसे समझाना ही पड़ेगा, तो समझाने में ही गाइज मैक्सिमम। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आइए इसको शुरू करते हैं दोस्तों। यस, स्किनर ने दोस्तों दिया है भाषा का वातावरणीय सिद्धांत, जो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, वातावरणीय सिद्धांत दोस्तों। चोम्स्की ने दिया है भाषा अधिगम एवं अर्जन का सिद्धांत, अधिगम का अर्जन और अधिगम का सिद्धांत दोस्तों, भाषा का अर्जन एवं अधिगम, लैंग्वेज एक्विजिशन थियरी दोस्तों, बेसिकली उनका अर्जन पे जोर देता है। और वाइगोस्की ने दोस्तों, आप सभी जानते हैं, वाइगोस्की ने भाषा का सिद्धांत दोस्तों जो दिया है उसका नाम है सामाजिक अधिगम या दोस्तों समाज शास्त्र, सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। और दोस्तों ली वोर्फ ने, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ली वोर्फ ने सिद्धांत दिया है किसका? ली वोर्फ ने सिद्धांत दिया हुआ है किसका? सापेक्षता का दोस्तों। उन्होंने कहा कि भाषा वस्तु के सापेक्ष होती है दोस्तों। मैं चाहूंगा इसको आप देखें, भाषा बड़ा ही मजेदार सिद्धांत है दोस्तों, वस्तु के सापेक्ष होती है, मतलब सापेक्ष होती है दोस्तों। उन्होंने कहा क्या कि जो वस्तु जिस भाषा में होती है वहां उसके कई नाम होते हैं, पर जिस भाषा में वस्तु नहीं होती वहां, जैसे दोस्तों अब आप समझिए, जरा सोचिए दोस्तों, हमारे यहां आलू के बारे में सोचिए दोस्तों। आलू, जैसे आलू को हम बोलते दोस्तों साठा आलू, पता नहीं कौन कौन से नाम होते हैं दोस्तों, पता नहीं, एक लाल वैरायटी आती है दोस्तों, एक ब्लैक वैरायटी भी आलू की आती होगी, सबके दोस्तों अलग अलग नाम है। पर यही दोस्तों मान लीजिए अगर आप बेचते हो कहाँ, ले जाके थाईलैंड में, तो अगर मान लीजिए दोस्तों वहां आलू नहीं पाई जाती तो उसको इंग्लिश में पोटैटो ही बोलेगा, उसको थोड़ी पता है फला आलू, ढेमकाला आलू, पता नहीं कौन कौन से आलू। दोस्तों कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जिस भाषा में जो वस्तु होगी दोस्तों, जैसे अब आपको समझाते हैं, दोस्तों अब आप देखेंगे, चंद्रमा को देखिए दोस्तों, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को देखिए। अब चंद्रमा को हम हिंदी में बड़े पर्यायवाची हैं दोस्तों, पता नहीं कितने हम बचपन में पर्यायवाची चंद्रमा के लिए हमने रटे दोस्तों। लेकिन अभी यही आप अंग्रेजी में जाओ तो हमारे पास एक आध दो शब्द है, मून। तो दोस्तों जिस भाषा में जो वस्तु होती है वहां कई नाम होते हैं, और वहीं जैसे दोस्तों अब आपको मैं समझाता हूं, जैसे आप देखिए दोस्तों, चाउमीन, चाउमीन दोस्तों, चाउमीन शब्द बेसिकली आपका एक चाइनीज वर्जन है। दोस्तों इसमें से कितने लोग हैं जिसके हिंदी में, दोस्तों आज भी हिंदी में भी हम इसे चाउमीन बोलते हैं, मैक्रोनी को मैक्रोनी बोलते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे टर्म अपनी मूल भाषा पे ही टिके हैं। उन्होंने दोस्तों क्या बोला कि अब हो सकता है दोस्तों चाइना में इसके और नाम होते हो, और इंडिया में हमने एक नाम रट्टा मार लिया है और वो क्या है, चाउमीन है। दोस्तों यह बात कौन कह रहा है, ली वोर्फ, क्या कि भाषा वस्तु के सापेक्ष होती है दोस्तों,
जैसे मैंगोज, मैंने दोस्तों क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया और कई बार बताया, मैंगोज को ही ले लीजिए दोस्तों, आमों को। अब दोस्तों इंडिया में आम का लंगड़ा, चौसा, पता नहीं कौन कौन वैरायटी पाई जाती है। अब अमेरिका में एक्सपोर्ट किया आपने, दोस्तों निर्यात कर दिया, तो अमेरिका वाला थोड़ी बोलेगा लंगड़ा आम, फलाना आम, चौसा आम, फलाना आम, कागजी आम। दोस्तों वो तो सिर्फ उसको इंडियन मैंगोज बोलेगा, क्योंकि उसकी भाषा में आम प्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए उसकी भाषा में एक सीमित शब्द है मैंगोज बोलना। यह क्या कहता है, भाषा वस्तु के क्या होती है दोस्तों, सापेक्ष होती है, मुझे यकीन है। और गोइंग टू टेक 18 क्वेश्चन। एलएडी किसके सिद्धांत का शब्द है, स्किनर के, लीववर्थ के, चोम्स्की के और वाइगोस्की के दोस्तों। यस, एलएडी किसके सिद्धांत का शब्द है दोस्तों, यस, स्किनर के, लीववर्थ के, चोम्स्की के या फिर वाइगोस्की के। हमको बताना है दोस्तों एलएडी किसके सिद्धांत का शब्द है, यस, स्किनर के, लीववर्थ के, चोम्स्की के या फिर वाइगोस्की के। दोस्तों आपने शब्द जरूर सुना होगा, इसका नाम है दोस्तों, फुल फॉर्म जान लें, इसको कहते हैं भाषा ग्रहणक यंत्र। क्या, भाषा ग्रहणक यंत्र, और इसे बोलते हैं हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दोस्तों। और आप सभी जानते हैं यह शब्द किसका है, यह शब्द है दोस्तों ग्रेट नोम चोम्स्की का। उन्होंने क्या कहा कि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, उन्होंने कहा हम क्यों, अगर हम या जहां भी रहते हैं, फटाक से बंगाल में रहेंगे बंगाली सीख लेते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं मराठी सीख लेते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं तमिल सीख लेते हैं, कर्नाटका में रहेंगे कन्नड़ सीख लेंगे दोस्तों, केरला में रहेंगे मलयालम। बस दोस्तों कहने करते हैं कि हर आदमी जहां पे रहता है फटाफट वहां की भाषा कैसे सीख जाता है दोस्तों। इसका एक सॉल्यूशन दिया चोम्स्की ने। उन्होंने कहा हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा डिवाइस होता है जो वातावरण में बोले जाने वाली भाषा को हमारे सीखने के लिए कैच करता है। तो जैसा आप नाम देख सकते हैं, भाषा ग्रहणक यंत्र, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आइए एक बार देखते हैं। यस, बिल्कुल सही दोस्तों। सो द राइट आंसर इज गए चोम्स्की। यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, किस मनोवैज्ञानिक ने जन्म के समय बालक में सिर्फ 3 संवेग बताए हैं? वॉटसन ने, जर्सिल्ड ने, ब्रिजेज ने, मैकडूगल ने। आइए देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने जन्म के समय बालक में सिर्फ 3 संवेग बताए हैं? पहला ऑप्शन है दोस्तों वॉटसन, दूसरा जर्सिल्ड, तीसरा ब्रिजेज, चौथा मैकडूगल। दोस्तों मैंने इसको बताया है तो मैं चाहूंगा कि आप उत्तर दें। दोस्तों हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, एक बार देखेंगे। यस, पहला दोस्तों हम जानते हैं वॉटसन, जो व्यवहारवाद के जनक हैं, उन्होंने क्या कहा कि जन्म के समय बालक में सिर्फ 3 संवेग होते हैं दोस्तों, एंड ही इज द राइट आंसर फॉर अस। क्या, क्रोध दोस्तों, उन्होंने क्या बोला, क्रोध, भय और क्या, घृणा दोस्तों, 3 संवेग। जर्सिल्ड दोस्तों यहां पे नहीं है। ब्रिजेज ने दोस्तों, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, उन्होंने कहा कि 2 वर्ष तक बालक में सभी संवेग आ जाते हैं, सभी संवेग आ जाते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि उन्होंने कुल कितने संवेग बताए हैं दोस्तों, 10 संवेग। देखिए दोस्तों डेटा देखेंगे, जबकि मैकडूगल साहब ने क्या कहा है कि संवेग मूल प्रवृत्तियों से पैदा होते हैं। और उन्होंने दोस्तों संवेग का मूल प्रवृत्ति आधारित सिद्धांत दिया है, जिसमें हर मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है। और उनके दोस्तों मूल प्रवृत्तियों की संख्या हम सभी जानते हैं 14 है, उनकी मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है, इसलिए संवेगों की संख्या भी दोस्तों कितनी हो गई, 14 संवेग। और यह किसने बताए हैं दोस्तों, मैकडूगल ने। तो सही उत्तर गाइस क्या है, सही उत्तर है द ग्रेट जेबी वॉटसन। तो दोस्तों मेरे बाद जस्ट द ग्रेट प्रवीण सर इज गोइंग टू दोस्तों लीड यू राइट फ्रॉम हियर। दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीनशॉट दोस्तों जरूर ले लेंगे और दोस्तों कोशिश करें, बहुत व्याख्या दे रहे हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा व्याख्या हो रही है। चलिए दोस्तों एक बार मुझे बताएं कैसा लगा यह सेशन, कैसा पढ़ाया मैंने दोस्तों, और कल दोस्तों यहीं पे लेंगे हम लोग। यस, आइए एक बार बताया जाए। यस, राइट, इसको राइट। राइट
चलिए दोस्तों, मैं बिल्कुल चाहूंगा, यस दोस्तों, कोशिश कर रहा हूं कि लगातार आपको कुछ नए, कुछ फ्रेश क्वेश्चंस आपको दिए जाएं। दोस्तों मेरे जस्ट बाद आदरणीय प्रवीण सर दोस्तों आ रहे हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय प्रवीण सर को दोस्तों धुआंधार शेयर किया जाए, धुआंधार लाइक किया जाए। दोस्तों आप लोग उस हिसाब से लाइव नहीं हो रहे दोस्तों, आपकी संख्या अभी तक हम लोग 3000 नहीं दोस्तों, 2800, 2900, 2700 इसी पे लटके हुए दोस्तों। प्लीज संख्या को 8000, 10,000 ले जाइए दोस्तों। थोड़ा सा आंसर्स क्विक दीजिए तो थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा सा जोश आए। और आदरणीय प्रवीण सर की क्लास में दोस्तों अभी आप कम से कम 3 से 4 हजार के लिए ट्राई करेंगे, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए दोस्तों। अभी आप खाली हैं, अभी मैं चाहूंगा अगले 2-3 मिनट बाद सर लाइव हो, 2-3 मिनट का आपको ब्रेक देता हूं। आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दोस्तों आप शेयर करने में अपने 5 से 4 मिनट प्लीज शेयर करने में लगाएं। प्लीज प्रवीण सर के लिंक को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में ज्यादा। दोस्तों प्रवीण सर इज अ ग्रेट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, ही हैज टन्स ऑफ एक्सपीरियंस। उनके पीछे दोस्तों टन्स का एक्सपीरियंस है, बहुत हजारों मील लंबा सफर है दोस्तों। अगर मैं गणित की बात करूं उनका, तो प्लीज एक बार सर के लिए शेयर बनता है दोस्तों, एक बार शेयर कर दे। तो चलिए गाइज, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं